नमस्कार। उत्तराखंड युवा कांग्रेस की प्रस्तुति देवभूमि की बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव और साथ ही साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी श्री राजेश धर्माणी जी। धर्माणी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम धर्माणी जी से उत्तराखंड के कुछ मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। सर, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव अब बहुत पास हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की इन चुनावों को लेकर क्या तैयारी है? हमारी तैयारियां तो करीब 2 महीने पहले तो चुनावों से संबंधित जितनी कमेटियां थी, चाहे कैंपेन कमेटी की बात है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, कोर कमेटी, मीडिया कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, सारी कमेटियों का गठन हो चुका था। और अभी हाल ही में एआईसीसी की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है और जिसकी एक बार बैठक देहरादून में हो चुकी है और अभी 5 बैठकें अलग अलग जगह पे, जैसे श्रीनगर में, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून, यहाँ अलग अलग दिन पूरा एक एक दिन जो है, जो भी संभावित हमारे उम्मीदवार होंगे उनका पता करने के लिए कि कौन बेहतर होगा या जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए इस कमेटी से मिल सकते हैं। तो ये 5 दिन का प्रवास का कार्यक्रम भी बनाया गया है और वैसे तो 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन विरोधी नीतियां थी या इनके भ्रष्टाचार के मामले थे वो लगातार उजागर किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर लगातार संघर्ष किया है और हर क्षेत्र में किया है। साथ में विधानसभा में बेशक हमारा नंबर कम था, लेकिन पूरे दमखम के साथ हमारे माननीय विधायकों ने भी पूरी लड़ाई जो है वो लोगों की लड़ी है। पिछले 4.5 सालों में भाजपा की सरकार उत्तराखंड में रही है। आपके अनुसार उनकी सबसे बड़ी विफलताएं कौन कौन सी रही हैं इन 4.5 सालों में? देखिए, सबसे बड़ी विफलता जहाँ तक उत्तराखंड को लेकर हम बात करें वो बेरोजगारी की रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और आज उत्तराखंड देश के उन टॉप 5 स्टेट्स में आता है जहां उत्तराखंड की तो बेरोजगारी की दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। दूसरा, यहाँ पर जो एक संगठित तरीके से उत्तराखंड को लूटने का प्रयास हुआ है, चाहे वो भूमि बेचने की बात है, माइनिंग की बात है और तमाम तरह के जो ठेके हैं उनमें भ्रष्टाचार के किस्से सुनने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरा, महंगाई, क्योंकि ये हर व्यक्ति को प्रभावित करती है और इससे न सिर्फ गरीब व्यक्ति प्रभावित हुए हैं बल्कि मध्यम और उच्च मध्यम जो वर्ग है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आम लोगों का जीना मुश्किल हुआ है और बड़े बड़े जो धनासेठ हैं उनकी जेब भरने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही। इससे आम आदमी के उपयोग में आने वाली, दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें हैं, चाहे खाने पीने की हैं, चाहे इवन वस्त्र और जो महिलाओं के मनियारी का सामान है, इसके ऊपर भी पहली बार टैक्स लगाया। इस भारतीय जनता पार्टी ने तो लेबर के ऊपर भी जो है वो जीएसटी लगाया है। तो पहली बार ऐसा हुआ। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक शासन किया, आज दिन तक कपड़ा, चीनी, धूप, मनियारी का सामान, इनको जो था वो टैक्स के दायरे से बाहर रखा, टैक्स फ्री आइटम थी, लेकिन इन्होंने उसको टैक्स के दायरे में ला दिया। आज 28% की ऊंची दरों पे जो है वो जीएसटी लगाया गया है। आज जो एलपीजी गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर लोगों को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल जितना बढ़ाया था उससे बहुत नामात्र कम किया, वो भी जब झटका उपचुनावों में लगा। और साथ लगते पहाड़ी प्रदेश में तो 4 उपचुनाव हुए, इसमें 1 लोकसभा था, 3 विधानसभा था और चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद और उस प्रदेश से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो चारों सीटें कांग्रेस की झोली में गई, क्योंकि लोग इनसे दुखी हैं, लोग इनसे निराश हैं। जो वायदे इन्होंने चुनावों में किए थे, एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया हो। यही उत्तराखंड की पवित्र भूमि है जहाँ के युवाओं को ठगने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कहा था कि पहाड़ की जुबानी, पहाड़ का पानी हम बर्बाद नहीं होने देंगे।
लेकिन आज तो ना तो उस जवानी को बचाने के लिए कुछ हुआ, आज इतना बड़े स्केल पे पलायन हुआ है। और दूसरा, पानी जो जहाँ नए कोई ऐसा डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम या सिंचाई की ऐसी कोई व्यवस्था इन 7 सालों के दिल्ली 7.5 सालों के शासन में जो भारत सरकार की है, और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी पिछले 5 सालों में कोई ऐसा परिवर्तनकारी कदम जो है उस सरकार ने नहीं उठाया। आम जनमानस भी आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। एक तरफ वो छद्म राष्ट्रवाद है जिसके नाम से भारतीय जनता पार्टी लोगों की सहानुभूति बटोरकर लोगों का जन समर्थन हासिल करती है, लेकिन बदले में जो है कुछ नहीं करती है। इसी भाजपा सरकार के मुखिया जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो है हमारे भारतवर्ष की काफ़ी ज़मीन जो है वो आज चीन जो है उसमें कब्जा किए हुए है। लेकिन ये सरकार जो है पूरी तरह से एक मजबूर दिखती है, कोई कदम ये ना तो डिप्लोमेटिक तरीके से को उठा पाई और ना जो है किसी तरह के अन्य कोई कार्रवाई कर पाई है। लेकिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी, वो जो देशभक्ति से ओतप्रोत थी। उन्होंने ना सिर्फ जो है ये बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाने में सहायता की, बल्कि सिक्किम को भारतवर्ष में मिलाया, वो भी बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम था। और अपनी जान जो है बलिदान कर दी, अपनी जान जो है निछावर कर दी अपने देश के लिए, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया, बेशक अपनी जान जो है उन्होंने गंवा दी। तो ऐसी महान हस्ती को हम इस रैली के माध्यम से भी याद करेंगे, और जो युवा पीढ़ी है उसको भी इतिहास के इन पन्नों से वाकिफ कराएंगे कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे इंदिरा जी हैं, राजीव जी हैं, सरदार बेअंत सिंह जी हैं, जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध जो है इस कदर लड़ाई लड़ी है कि अपने प्राणों का बलिदान दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए। और दूसरी तरफ वो छद्म राष्ट्रवाद है जो राष्ट्रवाद के नाम से लोगों की भावनाओं का शोषण करके वोट तो लेता है, लेकिन बदले में राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कोई कदम जो है वो ऐसा नहीं उठा पाया जिसको हम उनकी उपलब्धि बता सकें। उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन किया गया था। कई सारी एजेंसीज के कई सारे लोगों के मना करने के बावजूद कुंभ उत्तराखंड में हुआ, और उसके बाद हमें कुंभ में एक टेस्टिंग घोटाला देखने को मिला। कुंभ टेस्टिंग घोटाला शायद उत्तराखंड के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना महामारी में तो इतनी मिसमैनेजमेंट हुई, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात है, चाहे उत्तराखंड की बात है, चाहे देश के अन्य प्रदेशों की बात है। प्रथम चरण में तो हालांकि उससे पहले भी देश के दुनिया में अन्य देश जो हैं वो इसका मुकाबला कर रहे थे। उनके जो वहाँ पे उदाहरण हमारे सामने थे, उनकी किस तरह से वो कदम इस महामारी से लड़ने के लिए कर रहे थे। लेकिन उसमें भी नमस्ते ट्रंप और उसमें अन्य तमाम जो है वो भारत सरकार जो है वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों में जो है व्यस्त रही। लेकिन जब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अचानक जो है लॉकडाउन लगाया गया। अचानक जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉकडाउन अगर थोड़ा तैयारी के साथ लगाते, लोगों को भी तैयारी करने का अवसर देते और सरकार भी तैयारी करती, तो शायद इतनी परेशानी और इतनी जानें जो हैं वो नहीं जाती जितना कि नुकसान हुआ। लेकिन हैरानी इस बात की है कि दूसरी वेव तक सरकार को 1 साल से ज़्यादा समय मिला, लेकिन कोई तैयारी धरातल पर नहीं थी। लोगों को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, और यहाँ तक कि जो हालांकि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होनी थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्टेट में जो थे वो हमारे सरकार और हेल्थ अथॉरिटीज़ थी। कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्लान जो है नहीं था, जिसकी वजह से दूसरी वेव के दौरान बहुत सारे नौजवान जो साथी हैं इस दुनिया को छोड़ के असामयिक मृत्यु का शिकार हुए। और दूसरा जो एक पीएम केयर फंड बनाया गया, उसमें भी बड़े घोटाले जो हैं सुनने को मिलते हैं। जब पीएम रिलीफ फंड था तो पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत थी, और अब लोगों को समझ आया कि उसका उद्देश्य यही था कि उसको आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखा जाए, ताकि उसके बारे में लोगों को ये मालूम ना पड़े कि जो आपने पैसा दिया है उसको खर्चा कहाँ किया। और टेस्टिंग घोटाला तो उसमें निश्चित तौर पे उत्तराखंड की देवभूमि में इस तरह का प्रकरण होना, और वो भी पवित्र
हरिद्वार की भूमि पे जहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है, इस जगह पे और कुंभ में जो 12 साल बाद आता है, इस तरह की घटना होना जो है वो बहुत ही निंदनीय है, घटिया है और इससे निम्न स्तर की कोई और घटना नहीं हो सकती है। तो ये सरकार, इसके पास घोटाले करने का बड़ा अनुभव है, बड़े अनुभवी लोग हैं, ये डराते भी हैं और खाते भी हैं। तो इनसे जो है अब इनका एक जनता की अदालत में ही हम इनको लेके जाएंगे और जनता निश्चित तौर पे इनको 2022 के चुनाव में दंड देगी। एक बार फिर से देश पर ओमिक्रॉन नामक एक कोविड के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इस बार कोविड के लिए तैयार है? अभी भी वैसे मुझे लगता है कि क्योंकि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनके पास काफ़ी अनुभव आया है और WHO भी समय समय पर इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे शेयर कर रही है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इंडिया में भी 2 केस तो अभी तक हो चुके हैं। हालांकि अभी तक तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं उन्हीं तक सीमित है, लेकिन इसमें जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि समय रहते जो है आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि जो फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान लोगों की जान माल की हानि हुई उस तरह का नुकसान ना हो सके। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो अगले जो 100 दिन होंगे पहले सरकार के, उसमें आप किन चीजों पे, किन बातों पर या किन मुद्दों पर फोकस करना चाहेंगे? हमारी सरकार, हमें विश्वास है कि उत्तराखंड में बनेगी और सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, हम इसको बंद कमरे में इसका फैसला ना लें, इसकी बजाय लोगों से एक बड़ा वाइड कंसल्टेशन का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर रखा है और इसमें हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, उनकी तरफ से भी यही कोशिश थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी टीम जाके जो है वहाँ मिल सके, उनसे उनके विचार जान सके, वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे यूनियंस हैं, चाहे एसोसिएशन हैं, फेडरेशन हैं, उनसे हम उनकी प्रायोरिटीज़ के बारे में, उनकी क्या डिमांड्स हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। उसके लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस जो है वो अभी जारी है और हमें निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हमारी प्राथमिकता जो है वो युवाओं के डेवलपमेंट के लिए होगी, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के ऊपर जो है वो फोकस्ड होगी, महिलाओं के साथ जो किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, हम उसको जो है त्वरित न्याय दे सकें अगर कहीं पे किसी तरह की ऐसा न्याय उनके साथ होता है। और जहाँ शहरों का विकास भी हमारी प्राथमिकता होगी, वहीं पे हमारी कोशिश होगी कि शहरों को हम एक ग्रोथ इंजन के तौर पे जो है हम डेवलप कर पाएँ ताकि आसपास के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी स्थानीय स्तर पे रोजगार के अवसर बढ़ सकें और बहुत अच्छा हमारा प्रयास होगा ताकि हम जो ये पलायन लगातार पहाड़ों से हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा सकें, क्योंकि पलायन तभी हो रहा है जब लोगों के पास रोजगार की कमी है। अगर हम जो सुविधाएं शहरों में मिल रही हैं उस तरह की सुविधाएं अगर हम गांव में प्रदान करने में सफल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ये पलायन रोकने में हम सफल होंगे। आज जो कोरोना जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुई है और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो युवा साथी हैं, जो वर्किंग लोग थे, उनके पास अलग अलग तरह का अनुभव है जो विभिन्न संगठनों, विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में थे, यहाँ तक कि देश के बाहर भी, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी या IT सेक्टर में, अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे थे। अब काफ़ी लोग जो हैं वो वापस घर आए हैं, उनके पास अनुभव है, स्किल है, लेकिन उनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। अपने अपने स्तर पे लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जिस तरह से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन वो उठाने में जो है वो विफल रही है। हमारी कोशिश होगी कि हम जैसे ट्रेंड और स्किल्ड लोग हैं, हम जो है उनसे मिलकर, उनकी बात जानकर कि किस तरह की हेल्प उनको सरकार से चाहिए और वही हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक माध्यम बन सकते हैं।
तो ये भी हमारी कोशिश होगी। बाकी समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास होगा। और उत्तराखंड तो यहाँ देवभूमि है, हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं हम उनकी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा विस्तृत योजना बनाएंगे। हमारा ये वीर भूमि है, सैनिक बहुल क्षेत्र है, हमारे जो शहीद यहाँ होते हैं उनके लिए एक बड़ा, समझता हूँ कि उनके परिवारों को की सहायता के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने के लिए हम जो है प्रस्तावना अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उसमें प्रस्तावित करेंगे। और निश्चित तौर पे जो जनता भारतीय जनता पार्टी से निराश हुई है उसकी निराशा को दूर करने के लिए हम महंगाई कम करने के लिए कदम उठाएंगे, बेरोजगारी कम करने के लिए कदम उठाएंगे और एक ट्रांसपेरेंट जो है वो प्रशासन देने में, और जो संवेदनशील हो, उत्तरदायी हो और लोगों को न्याय देने में सक्षम हो, ऐसा प्रशासन देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध होगी और निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश धर्माणी जी। अगर आप भी देवभूमि की ऐसी ही बातें सुनना चाहते हैं तो उत्तराखंड यूथ कांग्रेस को फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए और देखते रहिए देवभूमि के बाद मेरे यानी नेहा चौहान के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, उत्तराखंड युवा कांग्रेस की प्रस्तुति देवभूमि की बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव और साथ ही साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी श्री राजेश धर्माणी जी। धर्माणी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम धर्माणी जी से उत्तराखंड के कुछ मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। सर, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव अब बहुत पास हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की इन चुनावों को लेकर क्या तैयारी है? हमारी तैयारियां तो करीब 2 महीने पहले तो चुनावों से संबंधित जितनी कमेटियां थी, चाहे कैंपेन कमेटी की बात है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, कोर कमेटी, मीडिया कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, सारी कमेटियों का गठन हो चुका था। और अभी हाल ही में एआईसीसी की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है और जिसकी एक बार बैठक देहरादून में हो चुकी है और अभी 5 बैठकें अलग अलग जगह पे, जैसे श्रीनगर में, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून, यहाँ अलग अलग दिन पूरा एक एक दिन जो है जो भी संभावित हमारे उम्मीदवार होंगे उनका पता करने के लिए कि कौन बेहतर होगा या जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए इस कमेटी से मिल सकते हैं। तो ये 5 दिन का प्रवास का कार्यक्रम भी बनाया गया है। और वैसे तो 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन विरोधी नीतियां थी या उनके भ्रष्टाचार के मामले थे वो लगातार उजागर किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर लगातार संघर्ष किया है और हर क्षेत्र में किया है। साथ में विधानसभा में बेशक हमारा नंबर कम था, लेकिन पूरे दमखम के साथ हमारे माननीय विधायकों ने भी पूरी लड़ाई जो है वो लोगों की लड़ी है। पिछले 4.5 सालों में भाजपा की सरकार उत्तराखंड में रही है। आपके अनुसार उनकी सबसे बड़ी विफलताएं कौन कौन सी रही हैं इन 4.5 सालों में? देखिए, सबसे बड़ी विफलता जहां तक उत्तराखंड को लेकर हम बात करें वो बेरोजगारी की रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और आज उत्तराखंड देश के उन टॉप 5 स्टेट्स में आता है जहां उत्तराखंड की तो बेरोजगारी की दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। दूसरा, यहाँ पर जो एक संगठित तरीके से उत्तराखंड को लूटने का प्रयास हुआ है, चाहे वो भूमि बेचने की बात है, माइनिंग की बात है और तमाम तरह के जो ठेके हैं उनमें भ्रष्टाचार के किस्से सुनने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरा, महंगाई, क्योंकि ये हर व्यक्ति को प्रभावित करती है और इससे न सिर्फ गरीब व्यक्ति प्रभावित हुए हैं बल्कि मध्यम और उच्च मध्यम जो वर्ग है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आम लोगों का जीना मुश्किल हुआ है और बड़े बड़े जो धनासेठ हैं उनकी जेब भरने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही, इससे आम आदमी के
उपयोग में आने वाली, दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने की हैं, चाहे इवन वस्त्र और जो महिलाओं के मनियारी का सामान है, इसके ऊपर भी पहली बार टैक्स लगाया। इस भारतीय जनता पार्टी ने तो लेबर के ऊपर भी जो है वो जीएसटी लगाया है। तो पहली बार ऐसा हुआ। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक शासन किया, आज दिन तक कपड़ा, चीनी, धूप, मनियारी का सामान, इनको जो था वो टैक्स के दायरे से बाहर रखा, टैक्स फ्री आइटम्स थी, लेकिन इन्होंने उसको टैक्स के दायरे में ला दिया। आज 28% की ऊंची दरों पे जो है वो जीएसटी लगाया गया है। आज जो एलपीजी गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर लोगों को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल जितना बढ़ाया था उससे बहुत नामात्र कम किया, वो भी जब झटका उपचुनावों में लगा। और साथ लगते पहाड़ी प्रदेश में तो 4 उपचुनाव हुए, इसमें 1 लोकसभा था, 3 विधानसभा था, और चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद और उस प्रदेश से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो चारों सीटें कांग्रेस की झोली में गई, क्योंकि लोग इनसे दुखी हैं, लोग इनसे निराश हैं। जो वायदे इन्होंने चुनावों में किए थे, एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया हो। यही उत्तराखंड की पवित्र भूमि है, जहाँ के युवाओं को ठगने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कहा था कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी हम बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन आज तो ना तो उस जवानी को बचाने के लिए कुछ हुआ, आज इतना बड़े स्केल पे पलायन हुआ है। और दूसरा, पानी तो जहाँ नए कोई ऐसा डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम या सिंचाई की ऐसी कोई व्यवस्था इन 7 सालों के, दिल्ली 7.5 सालों के शासन में जो भारत सरकार की है, और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी पिछले 5 सालों में कोई ऐसा परिवर्तनकारी कदम जो है उस सरकार ने नहीं उठाया। आम जनमानस भी आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। एक तरफ वो छद्म राष्ट्रवाद है, जिसके नाम से भारतीय जनता पार्टी लोगों की सहानुभूति बटोर कर लोगों का जन समर्थन हासिल करती है, लेकिन बदले में जो है कुछ नहीं करती है। इसी भाजपा सरकार के मुखिया जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो है हमारे भारतवर्ष की काफ़ी ज़मीन जो है वो आज चीन जो है उसमें कब्जा किए हुए है। लेकिन ये सरकार जो है पूरी तरह से एक मजबूर दिखती है। कोई कदम ये ना तो डिप्लोमेटिक तरीके से को उठा पाई और ना जो है किसी तरह के अन्य कोई कार्रवाई कर पाई है। लेकिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी, वो जो देशभक्ति से ओतप्रोत थी। उन्होंने ना सिर्फ जो है ये बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाने में सहायता की, बल्कि सिक्किम को भारतवर्ष में मिलाया, वो भी बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम था। और अपनी जान जो है बलिदान कर दी, अपनी जान जो है न्यौछावर कर दी अपने देश के लिए, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया, बेशक अपनी जान जो है उन्होंने गंवा दी। तो ऐसी महान हस्ती को हम इस रैली के माध्यम से भी याद करेंगे, और जो युवा पीढ़ी है उसको भी इतिहास के इन पन्नों से वाकिफ कराएंगे कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे इंदिरा जी हैं, राजीव जी हैं, सरदार बेअंत सिंह जी हैं, जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध जो है इस कदर लड़ाई लड़ी है कि अपने प्राणों का बलिदान दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए। और दूसरी तरफ वो छद्म राष्ट्रवाद है जो राष्ट्रवाद के नाम से लोगों की भावनाओं का शोषण करके वोट तो लेता है, लेकिन बदले में राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कोई कदम जो है वो ऐसा नहीं उठा पाया जिसको हम उनकी उपलब्धि बता सकें। उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन किया गया था। कई सारी एजेंसीज के कई सारे लोगों के मना करने के बावजूद कुंभ उत्तराखंड में हुआ, और उसके बाद हमें कुंभ में एक टेस्टिंग घोटाला देखने को मिला। कुंभ टेस्टिंग घोटाला शायद उत्तराखंड के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना महामारी में तो इतनी मिसमैनेजमेंट हुई, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात है, चाहे उत्तराखंड की बात है, चाहे देश के अन्य प्रदेशों की बात है। प्रथम चरण में तो हालांकि उससे पहले भी देश के, दुनिया में अन्य देश जो हैं वो इसका मुकाबला कर रहे थे। उनके जो वहाँ पे उदाहरण हमारे सामने थे, उनकी किस तरह से वो कदम इस महामारी से लड़ने के लिए कर रहे थे। लेकिन उसमें भी नमस्ते ट्रंप और उसमें अन्य तमाम जो है वो भारत सरकार जो है
वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों में जो है व्यस्त रही। लेकिन जब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अचानक जो है लॉकडाउन लगाया गया। अचानक जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉकडाउन अगर थोड़ा तैयारी के साथ लगाते, लोगों को भी तैयारी करने का अवसर देते और सरकार भी तैयारी करती, तो शायद इतनी परेशानी और इतनी जानें जो हैं वो नहीं जाती जितना कि नुकसान हुआ। लेकिन हैरानी इस बात की है कि दूसरी वेव तक सरकार को 1 साल से ज़्यादा समय मिला, लेकिन कोई तैयारी धरातल पर नहीं थी। लोगों को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, और यहाँ तक कि जो हालांकि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होनी थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्टेट में जो थे वो हमारे सरकार और हेल्थ अथॉरिटीज़ थी। कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्लान जो है नहीं था, जिसकी वजह से दूसरी वेव के दौरान बहुत सारे नौजवान जो साथी हैं इस दुनिया को छोड़ के असामयिक मृत्यु का शिकार हुए। और दूसरा जो एक पीएम केयर फंड बनाया गया, उसमें भी बड़े घोटाले जो हैं सुनने को मिलते हैं। जब पीएम रिलीफ फंड था तो पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत थी, और अब लोगों को समझ आया कि उसका उद्देश्य यही था कि उसको आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखा जाए, ताकि उसके बारे में लोगों को ये मालूम ना पड़े कि जो आपने पैसा दिया है उसको खर्चा कहाँ किया। और टेस्टिंग घोटाला तो उसमें निश्चित तौर पे उत्तराखंड की देवभूमि में इस तरह का प्रकरण होना, और वो भी पवित्र हरिद्वार की भूमि पे जहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है, इस जगह पे और कुंभ में जो 12 साल बाद आता है, इस तरह की घटना होना जो है वो बहुत ही निंदनीय है, घटिया है, और इससे निम्न स्तर की कोई और घटना नहीं हो सकती है। तो ये सरकार, इसके पास घोटाले करने का बड़ा अनुभव है, बड़े अनुभवी लोग हैं, ये डराते भी हैं और खाते भी हैं। तो इनसे जो है अब इनका एक जनता की अदालत में ही हम इनको लेके जाएंगे, और जनता निश्चित तौर पे इनको 2022 के चुनाव में दंड देगी। एक बार फिर से देश पर ओमिक्रॉन नामक एक कोविड के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इस बार कोविड के लिए तैयार है? अभी भी वैसे मुझे लगता है कि क्योंकि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनके पास काफ़ी अनुभव आया है, और डब्ल्यूएचओ भी समय समय पर इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे शेयर कर रही है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इंडिया में भी 2 केस तो अभी तक हो चुके हैं। हालांकि अभी तक तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं उन्हीं तक सीमित है, लेकिन इसमें जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि समय रहते जो है आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि जो फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान लोगों की जान माल की हानि हुई, उस तरह का नुकसान ना हो सके। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो अगले जो 100 दिन होंगे पहले सरकार के, उसमें आप किन चीजों पे, किन बातों पर या किन मुद्दों पर फोकस करना चाहेंगे? हमारी सरकार, हमें विश्वास है कि उत्तराखंड में बनेगी, और सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, हम इसको बंद कमरे में इसका फैसला ना लें, इसकी बजाय लोगों से एक बड़ा वाइड कंसल्टेशन का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर रखा है, और इसमें हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, उनकी तरफ से भी यही कोशिश थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी टीम जाके जो है वहाँ मिल सके, उनसे उनके विचार जान सके, वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे यूनियंस हैं, चाहे एसोसिएशन हैं, फेडरेशन हैं, उनसे हम उनकी प्रायोरिटीज़ के बारे में, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। उसके लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस जो है वो अभी जारी है, और हमें निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हमारी प्राथमिकता जो है वो युवाओं के डेवलपमेंट के लिए होगी, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के ऊपर जो है वो फोकस्ड होगी, महिलाओं के साथ जो किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, हम तो जो है त्वरित न्याय दे सकें अगर कहीं पे किसी तरह की ऐसा अन्याय उनके साथ होता है। और जहाँ शहरों का विकास भी हमारी प्राथमिकता होगी, वहीं पे हमारी कोशिश होगी कि शहरों को हम एक ग्रोथ इंजन के तौर पे जो है हम डेवलप कर पाएँ, ताकि आसपास के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी स्थानीय स्तर पे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। और बहुत अच्छा हमारा प्रयास होगा ताकि हम
जो ये पलायन लगातार पहाड़ों से हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा सकें, क्योंकि पलायन तभी हो रहा है जब लोगों के पास रोजगार की कमी है। अगर हम जो सुविधाएं शहरों में मिल रही हैं उस तरह की सुविधाएं अगर हम गांव में प्रदान करने में सफल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ये पलायन रोकने में हम सफल होंगे। आज जो कोरोना जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुई है, और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो युवा साथी हैं, जो वर्किंग लोग थे, उनके पास अलग अलग तरह का अनुभव है, जो विभिन्न संगठनों, विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में थे, यहाँ तक कि देश के बाहर भी, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी या आईटी सेक्टर में, अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे थे। अब काफ़ी लोग जो हैं वो वापस घर आए हैं, उनके पास अनुभव है, स्किल है, लेकिन उनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। अपने अपने स्तर पे लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जिस तरह से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन वो उठाने में जो है वो विफल रही है। हमारी कोशिश होगी कि हम जो ऐसे ट्रेंड और स्किल्ड लोग हैं, हम जो है उनसे मिलकर, उनकी बात जानकर कि किस तरह की हेल्प उनको सरकार से चाहिए, और वही हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक माध्यम बन सकते हैं। तो ये भी हमारी कोशिश होगी। बाकी समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास होगा, और उत्तराखंड तो यहाँ देवभूमि है, हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं हम उनकी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा विस्तृत योजना बनाएंगे। हमारा ये वीर भूमि है, सैनिक बहुल क्षेत्र है, हमारे जो शहीद यहाँ होते हैं उनके लिए एक बड़ा, समझता हूँ कि उनके परिवारों को की सहायता के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने के लिए हम जो है प्रस्तावना अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उसमें प्रस्तावित करेंगे। और निश्चित तौर पे जो जनता भारतीय जनता पार्टी से निराश हुई है, उसकी निराशा को दूर करने के लिए हम महंगाई कम करने के लिए कदम उठाएंगे, बेरोजगारी कम करने के लिए कदम उठाएंगे, और एक ट्रांसपेरेंट जो है वो प्रशासन देने में, और जो संवेदनशील हो, उत्तरदायी हो और लोगों को न्याय देने में सक्षम हो, ऐसा प्रशासन देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध होगी, और निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश धर्माणी जी। अगर आप भी देवभूमि की ऐसी ही बातें सुनना चाहते हैं तो उत्तराखंड यूथ कांग्रेस को फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, और देखते रहिए देवभूमि के बाद मेरे यानी नेहा चौहान के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। उत्तराखंड युवा कांग्रेस की प्रस्तुति देवभूमि की बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव और साथ ही साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी श्री राजेश धर्माणी जी। धर्माणी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम धर्माणी जी से उत्तराखंड के कुछ मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। सर, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव अब बहुत पास हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की इन चुनावों को लेकर क्या तैयारी है? हमारी तैयारियां तो करीब 2 महीने पहले तो चुनावों से संबंधित जितनी कमेटियां थी, चाहे कैंपेन कमेटी की बात है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, कोर कमेटी, मीडिया कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, सारी कमेटियों का गठन हो चुका था। और अभी हाल ही में एआईसीसी की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है, और जिसकी एक बार बैठक देहरादून में हो चुकी है, और अभी 5 बैठकें अलग अलग जगह पे, जैसे श्रीनगर में, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून, यहाँ अलग अलग दिन, पूरा एक एक दिन जो है, जो भी संभावित हमारे उम्मीदवार होंगे उनका पता करने के लिए कि कौन बेहतर होगा, या जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए इस कमेटी से मिल सकते हैं। तो ये 5 दिन का प्रवास का कार्यक्रम भी बनाया गया है। और वैसे तो 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन विरोधी नीतियां थी या इनके भ्रष्टाचार के मामले थे वो लगातार उजागर किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने
सड़कों पर लगातार संघर्ष किया है और हर क्षेत्र में किया है। साथ में विधानसभा में बेशक हमारा नंबर कम था, लेकिन पूरे दमखम के साथ हमारे माननीय विधायकों ने भी पूरी लड़ाई जो है वो लोगों की लड़ी है। पिछले 4.5 सालों में भाजपा की सरकार उत्तराखंड में रही है। आपके अनुसार उनकी सबसे बड़ी विफलताएं कौन कौन सी रही हैं इन 4.5 सालों में? देखिए, सबसे बड़ी विफलता जहाँ तक उत्तराखंड को लेकर हम बात करें, वो बेरोजगारी की रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और आज उत्तराखंड देश के उन टॉप 5 स्टेट्स में आता है जहाँ उत्तराखंड की तो बेरोजगारी की दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। दूसरा, यहाँ पर जो एक संगठित तरीके से उत्तराखंड को लूटने का प्रयास हुआ है, चाहे वो भूमि बेचने की बात है, माइनिंग की बात है और तमाम तरह के जो ठेके हैं उनमें भ्रष्टाचार के किस्से सुनने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरा, महंगाई, क्योंकि ये हर व्यक्ति को प्रभावित करती है और इससे न सिर्फ गरीब व्यक्ति प्रभावित हुए हैं बल्कि मध्यम और उच्च मध्यम जो वर्ग है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आम लोगों का जीना मुश्किल हुआ है और बड़े बड़े जो धनासेठ हैं उनकी जेब भरने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही। इससे आम आदमी के उपयोग में आने वाली, दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने की हैं, चाहे इवन वस्त्र और जो महिलाओं के मनियारी का सामान है, इसके ऊपर भी पहली बार टैक्स लगाया। इस भारतीय जनता पार्टी ने तो लेबर के ऊपर भी जो है वो जीएसटी लगाया है। तो पहली बार ऐसा हुआ। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक शासन किया, आज दिन तक कपड़ा, चीनी, धूप, मनियारी का सामान, इनको जो था वो टैक्स के दायरे से बाहर रखा, टैक्स फ्री आइटम्स थी, लेकिन इन्होंने उसको टैक्स के दायरे में ला दिया। आज 28% की ऊंची दरों पे जो है वो जीएसटी लगाया गया है। आज जो एलपीजी गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर लोगों को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल जितना बढ़ाया था उससे बहुत नामात्र कम किया, वो भी जब झटका उपचुनावों में लगा और साथ लगते पहाड़ी प्रदेश में तो 4 उपचुनाव हुए, इसमें 1 लोकसभा था, 3 विधानसभा था और चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद और उस प्रदेश से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो चारों सीटें कांग्रेस की झोली में गई, क्योंकि लोग इनसे दुखी हैं, लोग इनसे निराश हैं। जो वायदे इन्होंने चुनावों में किए थे, एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया हो। यही उत्तराखंड की पवित्र भूमि है जहाँ के युवाओं को ठगने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कहा था कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी हम बर्बाद नहीं होने देंगे, लेकिन आज तो ना तो जवानी को बचाने के लिए कुछ हुआ, आज कितना बड़े स्केल पे पलायन हुआ है। और दूसरा, पानी तो जहाँ नए कोई ऐसा डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम या सिंचाई की ऐसी कोई व्यवस्था इन 7 सालों के दिल्ली 7.5 सालों के शासन में जो भारत सरकार की है और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी पिछले 5 सालों में कोई ऐसा परिवर्तनकारी कदम जो है उस सरकार ने नहीं उठाया। आम जनमानस भी आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। एक तरफ वो छद्म राष्ट्रवाद है जिसके नाम से भारतीय जनता पार्टी लोगों की सहानुभूति बटोर कर लोगों का जन समर्थन हासिल करती है, लेकिन बदले में जो है कुछ नहीं करती है। इसी भाजपा सरकार के मुखिया जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो है हमारे भारतवर्ष की काफ़ी ज़मीन जो है वो आज चीन जो है उसमें कब्जा किए हुए है। लेकिन ये सरकार जो है पूरी तरह से एक मजबूर दिखती है, कोई कदम ये ना तो डिप्लोमेटिक तरीके से को उठा पाई और ना जो है किसी तरह के अन्य कोई कार्रवाई कर पाई है। लेकिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी, वो जो देशभक्ति से ओतप्रोत थी। उन्होंने ना सिर्फ जो है ये बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाने में सहायता की, बल्कि सिक्किम को भारतवर्ष में मिलाया, वो भी बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम था। और अपनी जान जो है बलिदान कर दी, अपनी जान जो है निछावर कर दी अपने देश के लिए, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया, बेशक अपनी जान जो है उन्होंने गंवा दी। तो ऐसी महान हस्ती को हम इस रैली के माध्यम से भी याद करेंगे
और जो युवा पीढ़ी है उसको भी इतिहास के इन पन्नों से वाकिफ कराएंगे कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे इंदिरा जी हैं, राजीव जी हैं, सरदार बेअंत सिंह जी हैं, जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध जो है इस कदर लड़ाई लड़ी है कि अपने प्राणों का बलिदान दे दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए। और दूसरी तरफ वो छद्म राष्ट्रवाद है जो राष्ट्रवाद के नाम से लोगों की भावनाओं का शोषण करके वोट तो लेता है, लेकिन बदले में राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कोई कदम जो है वो ऐसा नहीं उठा पाया जिसको हम उनकी उपलब्धि बता सकें। उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन किया गया था। कई सारी एजेंसीज के कई सारे लोगों के मना करने के बावजूद कुंभ उत्तराखंड में हुआ और उसके बाद हमें कुंभ में एक टेस्टिंग घोटाला देखने को मिला। कुंभ टेस्टिंग घोटाला शायद उत्तराखंड के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना महामारी में तो इतनी मिसमैनेजमेंट हुई, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात है, चाहे उत्तराखंड की बात है, चाहे देश के अन्य प्रदेशों की बात है। प्रथम चरण में तो हालांकि उससे पहले भी देश के दुनिया में अन्य देश जो हैं वो इसका मुकाबला कर रहे थे। उनके जो वहाँ पे उदाहरण हमारे सामने थे, उनकी किस तरह से वो कदम इस महामारी से लड़ने के लिए कर रहे थे, लेकिन उसमें भी नमस्ते ट्रंप और उसमें अन्य तमाम जो है वो भारत सरकार जो है वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों में जो है व्यस्त रही। लेकिन जब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अचानक जो है लॉकडाउन लगाया गया। अचानक जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉकडाउन अगर थोड़ा तैयारी के साथ लगाते, लोगों को भी तैयारी करने का अवसर देते और सरकार भी तैयारी करती, तो शायद इतनी परेशानी और इतनी जानें जो हैं वो नहीं जाती जितना कि नुकसान हुआ। लेकिन हैरानी इस बात की है कि दूसरी वेव तक सरकार को 1 साल से ज़्यादा समय मिला, लेकिन कोई तैयारी धरातल पर नहीं थी। लोगों को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, और यहाँ तक कि जो हालांकि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होनी थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्टेट में जो थे वो हमारे सरकार और हेल्थ अथॉरिटीज़ थी। कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्लान जो है नहीं था, जिसकी वजह से दूसरी वेव के दौरान बहुत सारे नौजवान जो साथी हैं इस दुनिया को छोड़ के असामयिक मृत्यु का शिकार हुए। और दूसरा जो एक पीएम केयर फंड बनाया गया, उसमें भी बड़े घोटाले जो हैं सुनने को मिलते हैं। जब पीएम रिलीफ फंड था तो पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत थी, और अब लोगों को समझ आया कि उसका उद्देश्य यही था कि उसको आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखा जाए, ताकि उसके बारे में लोगों को ये मालूम ना पड़े कि जो आपने पैसा दिया है उसको खर्चा कहाँ किया। और टेस्टिंग घोटाला तो उसमें निश्चित तौर पे उत्तराखंड की देवभूमि में इस तरह का प्रकरण होना, और वो भी पवित्र हरिद्वार की भूमि पे जहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है इस जगह पे, और कुंभ में जो 12 साल बाद आता है, इस तरह की घटना होना जो है वो बहुत ही निंदनीय है, घटिया है, और इससे निम्न स्तर की कोई और घटना नहीं हो सकती है। तो ये सरकार, इसके पास घोटाले करने का बड़ा अनुभव है, बड़े अनुभवी लोग हैं, ये डराते भी हैं और खाते भी हैं। तो इनसे जो है अब इनका एक जनता की अदालत में ही हम इनको लेके जाएंगे, और जनता निश्चित तौर पे इनको 2022 के चुनाव में दंड देगी। एक बार फिर से देश पर ओमिक्रॉन नामक एक कोविड के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इस बार कोविड के लिए तैयार है? अभी भी वैसे मुझे लगता है कि क्योंकि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनके पास काफ़ी अनुभव आया है, और WHO भी समय समय पर इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे शेयर कर रही है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इंडिया में भी 2 केस तो अभी तक हो चुके हैं। हालांकि अभी तक तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं उन्हीं तक सीमित है, लेकिन इसमें जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि समय रहते जो है आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि जो फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान लोगों की जान माल की हानि हुई उस तरह का नुकसान ना हो सके। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो अगले जो 100 दिन होंगे पहले सरकार के, उसमें आप किन चीजों पे, किन बातों पर या किन मुद्दों पर फोकस करना चाहेंगे? हमारी सरकार, हमें विश्वास है कि उत्तराखंड में बनेगी, और सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी
हम इसको बंद कमरे में इसका फैसला ना लें, इसकी बजाय लोगों से एक बड़ा वाइड कंसल्टेशन का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर रखा है। और इसमें हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, उनकी तरफ से भी यही कोशिश थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी टीम जाके जो है वहाँ मिल सके, उनसे उनके विचार जान सके, वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे यूनियंस हैं, चाहे एसोसिएशन हैं, फेडरेशन हैं, उनसे हम उनकी प्रायोरिटीज़ के बारे में, उनकी क्या डिमांड्स हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। उसके लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस जो है वो अभी जारी है। और हमें निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हमारी प्राथमिकता जो है वो युवाओं के डेवलपमेंट के लिए होगी, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के ऊपर जो है वो फोकस्ड होगी। महिलाओं के साथ जो किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, हम उसको जो है त्वरित न्याय दे सकें अगर कहीं पे किसी तरह की ऐसा अन्याय उनके साथ होता है। और जहाँ शहरों का विकास भी हमारी प्राथमिकता होगी, वहीं पे हमारी कोशिश होगी कि शहरों को हम एक ग्रोथ इंजन के तौर पे जो है हम डेवलप कर पाएँ, ताकि आसपास के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी स्थानीय स्तर पे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। और बहुत अच्छा हमारा प्रयास होगा ताकि हम जो ये पलायन लगातार पहाड़ों से हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा सकें, क्योंकि पलायन तभी हो रहा है जब लोगों के पास रोजगार की कमी है। अगर हम जो सुविधाएं शहरों में मिल रही हैं उस तरह की सुविधाएं अगर हम गांव में प्रदान करने में सफल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ये पलायन रोकने में हम सफल होंगे। आज जो कोरोना जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुई है। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो युवा साथी हैं, जो वर्किंग लोग थे, उनके पास अलग अलग तरह का अनुभव है, जो विभिन्न संगठनों, विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में थे, यहाँ तक कि देश के बाहर भी, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी या आईटी सेक्टर में, अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे थे। अब काफ़ी लोग जो हैं वो वापस घर आए हैं, उनके पास अनुभव है, स्किल है, लेकिन उनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। अपने अपने स्तर पे लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जिस तरह से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन वो उठाने में जो है वो विफल रही है। हमारी कोशिश होगी कि हम जैसे ट्रेंड और स्किल्ड लोग हैं, हम जो है उनसे मिलकर, उनकी बात जानकर कि किस तरह की हेल्प उनको सरकार से चाहिए, और वही हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक माध्यम बन सकते हैं। तो ये भी हमारी कोशिश होगी। बाकी समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास होगा। और उत्तराखंड तो यहाँ देवभूमि है, हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं हम उनकी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा विस्तृत योजना बनाएंगे। हमारा ये वीर भूमि है, सैनिक बहुल क्षेत्र है, हमारे जो शहीद यहाँ होते हैं उनके लिए एक बड़ा, समझता हूँ कि उनके परिवारों को की सहायता के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने के लिए हम जो है प्रस्तावना अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उसमें प्रस्तावित करेंगे। और निश्चित तौर पे जो जनता भारतीय जनता पार्टी से निराश हुई है, उसकी निराशा को दूर करने के लिए हम महंगाई कम करने के लिए कदम उठाएंगे, बेरोजगारी कम करने के लिए कदम उठाएंगे, और एक ट्रांसपेरेंट जो है वो प्रशासन देने में, और जो संवेदनशील हो, उत्तरदायी हो और लोगों को न्याय देने में सक्षम हो, ऐसा प्रशासन देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध होगी और निश्चित तौर पे हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश धर्माणी जी। अगर आप भी देवभूमि की ऐसी ही बातें सुनना चाहते हैं तो उत्तराखंड यूथ कांग्रेस को फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए और देखते रहिए देवभूमि की बात मेरे यानी नेहा चौहान के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, उत्तराखंड युवा कांग्रेस की प्रस्तुति देवभूमि की बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव और साथ ही साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी श्री राजेश धर्माणी जी। धर्माणी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम धर्माणी जी से उत्तराखंड के कुछ मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। सर, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव अब बहुत पास हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की इन चुनावों को लेकर क्या तैयारी है? हमारी तैयारियां तो करीब 2 महीने पहले तो चुनावों से संबंधित जितनी कमेटियां थी, चाहे कैंपेन कमेटी की बात है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, कोर कमेटी, मीडिया कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, सारी कमेटियों का गठन हो चुका था। और अभी हाल ही में एआईसीसी की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है और जिसकी एक बार बैठक देहरादून में हो चुकी है और अभी 5 बैठकें अलग अलग जगह पे, जैसे श्रीनगर में, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून, यहाँ अलग अलग दिन पूरा एक एक दिन जो है, जो भी संभावित हमारे उम्मीदवार होंगे उनका पता करने के लिए कि कौन बेहतर होगा या जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए इस कमेटी से मिल सकते हैं। तो ये 5 दिन का प्रवास का कार्यक्रम भी बनाया गया है और वैसे तो 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन विरोधी नीतियां थी या इनके भ्रष्टाचार के मामले थे वो लगातार उजागर किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर लगातार संघर्ष किया है और हर क्षेत्र में किया है। साथ में विधानसभा में बेशक हमारा नंबर कम था, लेकिन पूरे दमखम के साथ हमारे माननीय विधायकों ने भी पूरी लड़ाई जो है वो लोगों की लड़ी है। पिछले 4.5 सालों में भाजपा की सरकार उत्तराखंड में रही है। आपके अनुसार उनकी सबसे बड़ी विफलताएं कौन कौन सी रही हैं इन 4.5 सालों में? देखिए, सबसे बड़ी विफलता जहां तक उत्तराखंड को लेकर हम बात करें वो बेरोजगारी की रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और आज उत्तराखंड देश के उन टॉप 5 स्टेट्स में आता है जहां उत्तराखंड की तो बेरोजगारी की दर जो है कुछ बहुत तेजी से बढ़ी है। दूसरा, यहाँ पर जो एक संगठित तरीके से उत्तराखंड को लूटने का प्रयास हुआ है, चाहे वो भूमि बेचने की बात है, माइनिंग की बात है और तमाम तरह के जो ठेके हैं उनमें भ्रष्टाचार के किस्से सुनने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरा, महंगाई, क्योंकि ये हर व्यक्ति को प्रभावित करती है और इससे न सिर्फ गरीब व्यक्ति प्रभावित हुए हैं बल्कि मध्यम और उच्च मध्यम जो वर्ग है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आम लोगों का जीना मुश्किल हुआ है और बड़े बड़े जो धनासेठ हैं उनकी जेब भरने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही। इससे आम आदमी के उपयोग में आने वाली, दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने की हैं, चाहे इवन वस्त्र और जो महिलाओं के मनियारी का सामान है, इसके ऊपर भी पहली बार टैक्स लगाया। इस भारतीय जनता पार्टी ने तो लेबर के ऊपर भी जो है वो जीएसटी लगाया है। तो पहली बार ऐसा हुआ। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक शासन किया, आज दिन तक कपड़ा, चीनी, धूप, मनियारी का सामान, इनको जो था वो टैक्स के दायरे से बाहर रखा, टैक्स फ्री आइटम्स थी, लेकिन इन्होंने उसको टैक्स के दायरे में ला दिया। आज 28% की ऊंची दरों पे जो है वो जीएसटी लगाया गया है। आज जो एलपीजी गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर लोगों को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल जितना बढ़ाया था उससे बहुत नामात्र कम किया, वो भी जब झटका उपचुनावों में लगा। और साथ लगते पहाड़ी प्रदेश में तो 4 उपचुनाव हुए, इसमें 1 लोकसभा था, 3 विधानसभा था और चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद और उस प्रदेश से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो चारों सीटें कांग्रेस की झोली में गई, क्योंकि लोग इनसे दुखी हैं, लोग इनसे निराश हैं। जो वायदे इन्होंने चुनावों में किए थे, एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया हो। यही उत्तराखंड की पवित्र भूमि है जहाँ के युवाओं को ठगने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कहा था कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी हम बर्बाद नहीं होने देंगे, लेकिन आज तो ना तो जवानी को बचाने के लिए कुछ हुआ, आज कितना बड़े स्केल पे पलायन हुआ है। और दूसरा, पानी तो जहाँ नए कोई ऐसा डैम
हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम या सिंचाई की ऐसी कोई व्यवस्था इन 7 सालों के दिल्ली 7.5 सालों के शासन में जो भारत सरकार की है, और हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में भी पिछले 5 सालों में कोई ऐसा परिवर्तनकारी कदम जो है उस सरकार ने नहीं उठाया। आम जनमानस भी आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। एक तरफ वो छद्म राष्ट्रवाद है जिसके नाम से भारतीय जनता पार्टी लोगों की सहानुभूति बटोरकर लोगों का जन समर्थन हासिल करती है, लेकिन बदले में जो है कुछ नहीं करती है। इसी भाजपा सरकार के मुखिया जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो है हमारे भारतवर्ष की काफ़ी ज़मीन जो है वो आज चीन जो है उसमें कब्जा किए हुए है। लेकिन ये सरकार जो है पूरी तरह से एक मजबूर दिखती है। कोई कदम ये ना तो डिप्लोमेटिक तरीके से को उठा पाई और ना जो है किसी तरह के अन्य कोई कार्रवाई कर पाई है। लेकिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी, वो जो देशभक्ति से ओतप्रोत थी। उन्होंने ना सिर्फ जो है ये बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाने में सहायता की, बल्कि सिक्किम को भारतवर्ष में मिलाया। वो भी बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम था। और अपनी जान जो है बलिदान कर दी, अपनी जान जो है निछावर कर दी अपने देश के लिए, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। बेशक अपनी जान जो है उन्होंने गंवा दी। तो ऐसी महान हस्ती को हम इस रैली के माध्यम से भी याद करेंगे, और जो युवा पीढ़ी है उसको भी इतिहास के इन पन्नों से वाकिफ कराएंगे कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे इंदिरा जी हैं, राजीव जी हैं, सरदार बेअंत सिंह जी हैं, जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध जो है इस कदर लड़ाई लड़ी है कि अपने प्राणों का बलिदान दे दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए। और दूसरी तरफ वो छद्म राष्ट्रवाद है जो राष्ट्रवाद के नाम से लोगों की भावनाओं का शोषण करके वोट तो लेता है, लेकिन बदले में राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कोई कदम जो है वो ऐसा नहीं उठा पाया जिसको हम उनकी उपलब्धि बता सकें। उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन किया गया था। कई सारी एजेंसीज के कई सारे लोगों के मना करने के बावजूद कुंभ उत्तराखंड में हुआ, और उसके बाद हमें कुंभ में एक टेस्टिंग घोटाला देखने को मिला। कुंभ टेस्टिंग घोटाला शायद उत्तराखंड के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना महामारी में तो इतनी मिसमैनेजमेंट हुई, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात है, चाहे उत्तराखंड की बात है, चाहे देश के अन्य प्रदेशों की बात है। प्रथम चरण में तो हालांकि उससे पहले भी देश के दुनिया में अन्य देश जो हैं वो इसका मुकाबला कर रहे थे। उनके जो वहाँ पे उदाहरण हमारे सामने थे, उनकी किस तरह से वो कदम इस महामारी से लड़ने के लिए कर रहे थे। लेकिन उसमें भी नमस्ते ट्रंप और उसमें अन्य तमाम जो है वो भारत सरकार जो है वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों में जो है व्यस्त रही। लेकिन जब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अचानक जो है लॉकडाउन लगाया गया। अचानक जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉकडाउन अगर थोड़ा तैयारी के साथ लगाते, लोगों को भी तैयारी करने का अवसर देते और सरकार भी तैयारी करती है, तो शायद इतनी परेशानी और इतनी जानें जो हैं वो नहीं जाती जितना कि नुकसान हुआ। लेकिन हैरानी इस बात की है कि दूसरी वेव तक सरकार को 1 साल से ज़्यादा समय मिला, लेकिन कोई तैयारी धरातल पर नहीं थी। लोगों को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, और यहाँ तक कि जो हालांकि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होनी थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्टेट में जो थे वो हमारे सरकार और हेल्थ अथॉरिटीज़ थी। कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्लान जो है नहीं था, जिसकी वजह से दूसरी वेव के दौरान बहुत सारे नौजवान जो साथी हैं इस दुनिया को छोड़ के असामयिक मृत्यु का शिकार हुए। और दूसरा जो एक पीएम केयर फंड बनाया गया, उसमें भी बड़े घोटाले जो हैं सुनने को मिलते हैं। जब पीएम रिलीफ फंड था तो पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत थी, और अब लोगों को समझ आया कि उसका उद्देश्य यही था कि उसको आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखा जाए, ताकि उसके बारे में लोगों को ये मालूम ना पड़े कि जो आपने पैसा दिया है उसको खर्चा कहाँ किया। और टेस्टिंग घोटाला तो उसमें निश्चित तौर पे उत्तराखंड की देवभूमि में इस तरह का प्रकरण होना, और वो भी पवित्र हरिद्वार की भूमि पे जहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है, इस जगह पे और कुंभ में जो 12 साल बाद आता है, इस तरह की घटना होना जो है वो बहुत ही निंदनीय है, घटिया है।
और इससे निम्न स्तर की कोई और घटना नहीं हो सकती है। तो ये सरकार, इसके पास घोटाले करने का बड़ा अनुभव है, बड़े अनुभवी लोग हैं, ये डराते भी हैं और खाते भी हैं। तो इनसे जो है अब इनका एक जनता की अदालत में ही हम इनको लेके जाएंगे और जनता निश्चित तौर पे इनको 2022 के चुनाव में दंड देगी। एक बार फिर से देश पर ओमिक्रॉन नामक एक कोविड के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इस बार कोविड के लिए तैयार है? अभी भी वैसे मुझे लगता है कि क्योंकि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनके पास काफ़ी अनुभव आया है और WHO भी समय समय पर इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे शेयर कर रही है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इंडिया में भी 2 केस तो अभी तक हो चुके हैं। हालांकि अभी तक तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं उन्हीं तक सीमित है, लेकिन इसमें जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि समय रहते जो है आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि जो फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान लोगों की जान माल की हानि हुई उस तरह का नुकसान ना हो सके। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो अगले जो 100 दिन होंगे पहले सरकार के, उसमें आप किन चीजों पे, किन बातों पर या किन मुद्दों पर फोकस करना चाहेंगे? हमारी सरकार, हमें विश्वास है कि उत्तराखंड में बनेगी और सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, हम इसको बंद कमरे में इसका फैसला ना लें, इसकी बजाय लोगों से एक बड़ा वाइड कंसल्टेशन का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर रखा है और इसमें हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, उनकी तरफ से भी यही कोशिश थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी टीम जाके जो है वहाँ मिल सके, उनसे उनके विचार जान सके, वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे यूनियंस हैं, चाहे एसोसिएशन हैं, फेडरेशन हैं, उनसे हम उनकी प्रायोरिटीज़ के बारे में, उनकी क्या डिमांड्स हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। उसके लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस जो है वो अभी जारी है और हमें निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हमारी प्राथमिकता जो है वो युवाओं के डेवलपमेंट के लिए होगी, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के ऊपर जो है फोकस्ड होगी, महिलाओं के साथ जो किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, हम उसको जो है त्वरित न्याय दे सकें अगर कहीं पे किसी तरह की ऐसा न्याय उनके साथ होता है। और जहाँ शहरों का विकास भी हमारी प्राथमिकता होगी, वहीं पे हमारी कोशिश होगी कि शहरों को हम एक ग्रोथ इंजन के तौर पे जो है हम डेवलप कर पाएँ, ताकि आसपास के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी स्थानीय स्तर पे रोजगार के अवसर बढ़ सकें और बहुत अच्छा हमारा प्रयास होगा, ताकि हम जो ये पलायन लगातार पहाड़ों से हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा सकें, क्योंकि पलायन तभी हो रहा है जब लोगों के पास रोजगार की कमी है। अगर हम जो सुविधाएं शहरों में मिल रही हैं उस तरह की सुविधाएं अगर हम गांव में प्रदान करने में सफल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ये पलायन रोकने में हम सफल होंगे। आज जो कोरोना जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुई है और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो युवा साथी हैं, जो वर्किंग लोग थे, उनके पास अलग अलग तरह का अनुभव है, जो विभिन्न संगठनों, विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में थे, यहाँ तक कि देश के बाहर भी, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी या IT सेक्टर में, अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे थे। अब काफ़ी लोग जो हैं वो वापस घर आए हैं, उनके पास अनुभव है, स्किल है, लेकिन उनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। अपने अपने स्तर पे लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जिस तरह से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन वो उठाने में जो है वो विफल रही है। हमारी कोशिश होगी कि हम जो ऐसे ट्रेंड और स्किल्ड लोग हैं, हम जो है उनसे मिलकर, उनकी बात जानकर कि किस तरह की हेल्प उनको सरकार से चाहिए, और वही हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक माध्यम बन सकते हैं। तो ये भी हमारी कोशिश होगी। बाकी समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास होगा और उत्तराखंड तो यहाँ देवभूमि है, हमारे जितने धार्मिक
स्थान हैं। हम उनकी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा विस्तृत योजना बनाएंगे। हमारा ये वीर भूमि है, सैनिक बहुल क्षेत्र है। हमारे जो शहीद यहाँ होते हैं उनके लिए एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि उनके परिवारों को की सहायता के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने के लिए हम जो है प्रस्तावना अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उसमें प्रस्तावित करेंगे। और निश्चित तौर पे जो जनता भारतीय जनता पार्टी से निराश हुई है, उसकी निराशा को दूर करने के लिए हम महंगाई कम करने के लिए कदम उठाएंगे, बेरोजगारी कम करने के लिए कदम उठाएंगे और एक ट्रांसपेरेंट जो है वो प्रशासन देने में, और जो संवेदनशील हो, उत्तरदायी हो और लोगों को न्याय देने में सक्षम हो, ऐसा प्रशासन देने के लिए जो है हमारी सरकार कटिबद्ध होगी और निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश धर्माणी जी। अगर आप भी देवभूमि की ऐसी ही बातें सुनना चाहते हैं तो उत्तराखंड यूथ कांग्रेस को फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए और देखते रहिए देवभूमि की बात मेरे यानी नेहा चौहान के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। उत्तराखंड युवा कांग्रेस की प्रस्तुति देवभूमि की बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव और साथ ही साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी श्री राजेश धर्माणी जी। धर्माणी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम धर्माणी जी से उत्तराखंड के कुछ मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। सर, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव अब बहुत पास हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की इन चुनावों को लेकर क्या तैयारी है? हमारी तैयारियां तो करीब 2 महीने पहले तो चुनावों से संबंधित जितनी कमेटियां थी, चाहे कैंपेन कमेटी की बात है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, कोर कमेटी, मीडिया कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, सारी कमेटियों का गठन हो चुका था। और अभी हाल ही में एआईसीसी की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है और जिसकी एक बार बैठक देहरादून में हो चुकी है और अभी 5 बैठकें अलग अलग जगह पे, जैसे श्रीनगर में, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून, यहाँ अलग अलग दिन, पूरा एक एक दिन जो है, जो भी संभावित हमारे उम्मीदवार होंगे उनका पता करने के लिए कि कौन बेहतर होगा, या जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए इस कमेटी से मिल सकते हैं। तो ये 5 दिन का प्रवास का कार्यक्रम भी बनाया गया है। और वैसे तो 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन विरोधी नीतियां थी या इनके भ्रष्टाचार के मामले थे, वो लगातार उजागर किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर लगातार संघर्ष किया है और हर क्षेत्र में किया है। साथ में विधानसभा में बेशक हमारा नंबर कम था, लेकिन पूरे दमखम के साथ हमारे माननीय विधायकों ने भी पूरी लड़ाई जो है वो लोगों की लड़ी है। पिछले 4.5 सालों में भाजपा की सरकार उत्तराखंड में रही है। आपके अनुसार उनकी सबसे बड़ी विफलताएं कौन कौन सी रही हैं इन 4.5 सालों में? देखिए, सबसे बड़ी विफलता जहाँ तक उत्तराखंड को लेकर हम बात करें, वो बेरोजगारी की रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और आज उत्तराखंड देश के उन टॉप 5 स्टेट्स में आता है जहां उत्तराखंड की तो बेरोजगारी की दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। दूसरा, यहाँ पर जो एक संगठित तरीके से उत्तराखंड को लूटने का प्रयास हुआ है, चाहे वो भूमि बेचने की बात है, माइनिंग की बात है और तमाम तरह के जो ठेके हैं उनमें भ्रष्टाचार के किस्से सुनने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरा, महंगाई, क्योंकि ये हर व्यक्ति को प्रभावित करती है और इससे न सिर्फ गरीब व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, बल्कि मध्यम और उच्च मध्यम जो वर्ग है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आम लोगों का जीना मुश्किल हुआ है और बड़े बड़े जो धनासेठ हैं उनकी जेब भरने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही, इससे आम आदमी के उपयोग में आने वाली, दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने की हैं, चाहे इवन वस्त्र और जो महिलाओं के मनियारी का सामान है,
इसके ऊपर भी पहली बार टैक्स लगाया। इस भारतीय जनता पार्टी ने तो लेबर के ऊपर भी जो है वो जीएसटी लगाया है। तो पहली बार ऐसा हुआ। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक शासन किया, आज दिन तक कपड़ा, चीनी, धूप, मनियारी का सामान, इनको जो था वो टैक्स के दायरे से बाहर रखा, टैक्स फ्री आइटम्स थी, लेकिन इन्होंने उसको टैक्स के दायरे में ला दिया। आज 28% की ऊंची दरों पे जो है वो जीएसटी लगाया गया है। आज जो एलपीजी गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर लोगों को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल जितना बढ़ाया था उससे बहुत नामात्र कम किया, वो भी जब झटका उपचुनावों में लगा। और साथ लगते पहाड़ी प्रदेश में तो 4 उपचुनाव हुए, इसमें 1 लोकसभा था, 3 विधानसभा था, और चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद और उस प्रदेश से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो चारों सीटें कांग्रेस की झोली में गई, क्योंकि लोग इनसे दुखी हैं, लोग इनसे निराश हैं। जो वायदे इन्होंने चुनावों में किए थे, एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया हो। यही उत्तराखंड की पवित्र भूमि है, जहाँ के युवाओं को ठगने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कहा था कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी हम बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन आज तो ना तो उस जवानी को बचाने के लिए कुछ हुआ, आज इतना बड़े स्केल पे पलायन हुआ है। और दूसरा, पानी तो जहाँ नए कोई ऐसा डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम या सिंचाई की ऐसी कोई व्यवस्था इन 7 सालों के दिल्ली 7.5 सालों के शासन में जो भारत सरकार की है, और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी पिछले 5 सालों में कोई ऐसा परिवर्तनकारी कदम जो है उस सरकार ने नहीं उठाया। आम जनमानस भी आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। एक तरफ वो छद्म राष्ट्रवाद है, जिसके नाम से भारतीय जनता पार्टी लोगों की सहानुभूति बटोर कर लोगों का जन समर्थन हासिल करती है, लेकिन बदले में जो है कुछ नहीं करती है। इसी भाजपा सरकार के मुखिया जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो है हमारे भारतवर्ष की काफ़ी ज़मीन जो है वो आज चीन जो है उसमें कब्जा किए हुए है। लेकिन ये सरकार जो है पूरी तरह से एक मजबूर दिखती है। कोई कदम ये ना तो डिप्लोमेटिक तरीके से को उठा पाई और ना जो है किसी तरह के अन्य कोई कार्रवाई कर पाई है। लेकिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी, वो जो देशभक्ति से ओतप्रोत थी। उन्होंने ना सिर्फ जो है ये बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाने में सहायता की, बल्कि सिक्किम को भारतवर्ष में मिलाया। वो भी बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम था। और अपनी जान जो है बलिदान कर दी, अपनी जान जो है निछावर कर दी अपने देश के लिए, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। बेशक अपनी जान जो है उन्होंने गंवा दी। तो ऐसी महान हस्ती को हम इस रैली के माध्यम से भी याद करेंगे, और जो युवा पीढ़ी है उसको भी इतिहास के इन पन्नों से वाकिफ कराएंगे कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे इंदिरा जी हैं, राजीव जी हैं, सरदार बेअंत सिंह जी हैं, जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध जो है इस कदर लड़ाई लड़ी है कि अपने प्राणों का बलिदान दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए। और दूसरी तरफ वो छद्म राष्ट्रवाद है जो राष्ट्रवाद के नाम से लोगों की भावनाओं का शोषण करके वोट तो लेता है, लेकिन बदले में राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कोई कदम जो है वो ऐसा नहीं उठा पाया जिसको हम उनकी उपलब्धि बता सकें। उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन किया गया था। कई सारी एजेंसीज के कई सारे लोगों के मना करने के बावजूद कुंभ उत्तराखंड में हुआ, और उसके बाद हमें कुंभ में एक टेस्टिंग घोटाला देखने को मिला। कुंभ टेस्टिंग घोटाला शायद उत्तराखंड के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना महामारी में तो इतनी मिसमैनेजमेंट हुई, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात है, चाहे उत्तराखंड की बात है, चाहे देश के अन्य प्रदेशों की बात। प्रथम चरण में तो हालांकि उससे पहले भी देश के दुनिया में अन्य देश जो हैं वो इसका मुकाबला कर रहे थे। उनके जो वहाँ पे उदाहरण हमारे सामने थे, उनकी किस तरह से वो कदम इस महामारी से लड़ने के लिए कर रहे थे। लेकिन उसमें भी नमस्ते ट्रंप और उसमें अन्य तमाम जो है वो भारत सरकार जो है वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों में जो है व्यस्त रही। लेकिन जब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अचानक जो है लॉकडाउन लगाया गया। अचानक जो है
ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉकडाउन अगर थोड़ा तैयारी के साथ लगाते, लोगों को भी तैयारी करने का अवसर देते और सरकार भी तैयारी करती है, तो शायद इतनी परेशानी और इतनी जानें जो हैं वो नहीं जाती जितना कि नुकसान हुआ। लेकिन हैरानी इस बात की है कि दूसरी वेव तक सरकार को 1 साल से ज़्यादा समय मिला, लेकिन कोई तैयारी धरातल पर नहीं थी। लोगों को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, और यहाँ तक कि जो हालांकि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होनी थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्टेट में जो थे वो हमारे सरकार और हेल्थ अथॉरिटीज़ थी। कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्लान जो है नहीं था, जिसकी वजह से दूसरी वेव के दौरान बहुत सारे नौजवान जो साथी हैं इस दुनिया को छोड़ के असामयिक मृत्यु का शिकार हुए। और दूसरा जो एक पीएम केयर फंड बनाया गया, उसमें भी बड़े घोटाले जो हैं सुनने को मिलते हैं। जब पीएम रिलीफ फंड था तो पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत थी, और अब लोगों को समझ आया कि उसका उद्देश्य यही था कि उसको आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखा जाए, ताकि उसके बारे में लोगों को ये मालूम ना पड़े कि जो आपने पैसा दिया है उसको खर्चा कहाँ किया। और टेस्टिंग घोटाला तो उसमें निश्चित तौर पे उत्तराखंड की देवभूमि में इस तरह का प्रकरण होना, और वो भी पवित्र हरिद्वार की भूमि पे जहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है इस जगह पे, और कुंभ में जो 12 साल बाद आता है, इस तरह की घटना होना जो है वो बहुत ही निंदनीय है, घटिया है, और इससे निम्न स्तर की कोई और घटना नहीं हो सकती है। तो ये सरकार, इसके पास घोटाले करने का बड़ा अनुभव है, बड़े अनुभवी लोग हैं, ये डराते भी हैं और खाते भी हैं। तो इनसे जो है अब इनका एक जनता की अदालत में ही हम इनको लेके जाएंगे, और जनता निश्चित तौर पे इनको 2022 के चुनाव में दंड देगी। एक बार फिर से देश पर ओमिक्रॉन नामक एक कोविड के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इस बार कोविड के लिए तैयार है? अभी भी वैसे मुझे लगता है कि क्योंकि जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनके पास काफ़ी अनुभव आया है, और डब्ल्यूएचओ भी समय समय पर इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे शेयर कर रही है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इंडिया में भी 2 केस तो अभी तक हो चुके हैं। हालांकि अभी तक तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं उन्हीं तक सीमित है, लेकिन इसमें जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि समय रहते जो है आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि जो फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान लोगों की जान माल की हानि हुई उस तरह का नुकसान ना हो सके। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो अगले जो 100 दिन होंगे पहले सरकार के, उसमें आप किन चीजों पे, किन बातों पर या किन मुद्दों पर फोकस करना चाहेंगे? हमारी सरकार, हमें विश्वास है कि उत्तराखंड में बनेगी, और सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, हम इसको बंद कमरे में इसका फैसला ना लें, इसकी बजाय लोगों से एक बड़ा वाइड कंसल्टेशन का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर रखा है, और इसमें हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, उनकी तरफ से भी यही कोशिश थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी टीम जाके जो है वो हम मिल सके, उनसे उनके विचार जान सकें, वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे यूनियंस हैं, चाहे एसोसिएशन हैं, फेडरेशन हैं, उनसे हम उनकी प्रायोरिटीज़ के बारे में, उनकी क्या डिमांड्स हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। उसके लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस जो है वो अभी जारी है, और हमें निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हमारी प्राथमिकता जो है वो युवाओं के डेवलपमेंट के लिए होगी, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के ऊपर जो है वो फोकस्ड होगी, महिलाओं के साथ जो किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, हम उसको जो है त्वरित न्याय दे सकें अगर कहीं पे किसी तरह की ऐसा न्याय उनके साथ होता है। और जहाँ शहरों का विकास भी हमारी प्राथमिकता होगी, वहीं पे हमारी कोशिश होगी कि शहरों को हम एक ग्रोथ इंजन के तौर पे जो है हम डेवलप कर पाएँ, ताकि आसपास के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी स्थानीय स्तर पे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। और बहुत अच्छा हमारा प्रयास होगा ताकि हम जो ये पलायन लगातार पहाड़ों से हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा सकें, क्योंकि पलायन तभी हो रहा है जब लोगों के पास रोजगार की कमी है।
अगर हम जो सुविधाएं शहरों में मिल रही हैं, उस तरह की सुविधाएं अगर हम गांव में प्रदान करने में सफल हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ये पलायन रोकने में हम सफल होंगे। आज जो कोरोना जो लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुई है और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो युवा साथी हैं, जो वर्किंग लोग थे, उनके पास अलग अलग तरह का अनुभव है, जो विभिन्न संगठनों, विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में थे, यहाँ तक कि देश के बाहर भी, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी या आईटी सेक्टर में, अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे थे। अब काफ़ी लोग जो हैं वो वापस घर आए हैं, उनके पास अनुभव है, स्किल है, लेकिन उनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। अपने अपने स्तर पे लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जिस तरह से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन वो उठाने में जो है वो विफल रही है। हमारी कोशिश होगी कि हम जो ऐसे ट्रेंड और स्किल्ड लोग हैं, हम जो है उनसे मिलकर, उनकी बात जानकर कि किस तरह की हेल्प उनको सरकार से चाहिए, और वही हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक माध्यम बन सकते हैं। तो ये भी हमारी कोशिश होगी। बाकी समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास होगा। और उत्तराखंड तो यहाँ देवभूमि है, हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं, हम उनकी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा विस्तृत योजना बनाएंगे। हमारा ये वीर भूमि है, सैनिक बहुल क्षेत्र है, हमारे जो शहीद यहाँ होते हैं उनके लिए एक बड़ा, समझता हूँ कि उनके परिवारों को की सहायता के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने के लिए हम जो है प्रस्तावना अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उसमें प्रस्तावित करेंगे। और निश्चित तौर पे जो जनता भारतीय जनता पार्टी से निराश हुई है, उसकी निराशा को दूर करने के लिए हम महंगाई कम करने के लिए कदम उठाएंगे, बेरोजगारी कम करने के लिए कदम उठाएंगे, और एक ट्रांसपेरेंट जो है वो प्रशासन देने में, और जो संवेदनशील हो, उत्तरदायी हो और लोगों को न्याय देने में सक्षम हो, ऐसा प्रशासन देने के लिए जो है हमारी सरकार कटिबद्ध होगी और निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश धर्माणी जी। अगर आप भी देवभूमि की ऐसी ही बातें सुनना चाहते हैं तो उत्तराखंड यूथ कांग्रेस को फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए और देखते रहिए देवभूमि के बाद मेरे यानी नेहा चौहान के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, उत्तराखंड युवा कांग्रेस की प्रस्तुति देवभूमि की बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव और साथ ही साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी श्री राजेश धर्माणी जी। धर्माणी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम धर्माणी जी से उत्तराखंड के कुछ मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। सर, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव अब बहुत पास हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की इन चुनावों को लेकर क्या तैयारी है? हमारी तैयारियां तो करीब 2 महीने पहले तो चुनावों से संबंधित जितनी कमेटियां थी, चाहे कैंपेन कमेटी की बात है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, कोर कमेटी, मीडिया कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, सारी कमेटियों का गठन हो चुका था। और अभी हाल ही में एआईसीसी की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है, और जिसकी एक बार बैठक देहरादून में हो चुकी है, और अभी 5 बैठकें अलग अलग जगह पे, जैसे श्रीनगर में, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून, यहाँ अलग अलग दिन, पूरा एक एक दिन जो है, जो भी संभावित हमारे उम्मीदवार होंगे उनका पता करने के लिए कि कौन बेहतर होगा, या जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए इस कमेटी से मिल सकते हैं। तो ये 5 दिन का प्रवास का कार्यक्रम भी बनाया गया है। और वैसे तो 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन विरोधी नीतियां थी या इनके भ्रष्टाचार के मामले थे, वो लगातार उजागर किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर लगातार संघर्ष किया है और हर क्षेत्र में किया है। साथ में विधानसभा में बेशक हमारा नंबर कम था, लेकिन पूरे दमखम के साथ हमारे
माननीय विधायकों ने भी पूरी लड़ाई जो है वो लोगों की लड़ी है। पिछले 4.5 सालों में भाजपा की सरकार उत्तराखंड में रही है। आपके अनुसार उनकी सबसे बड़ी विफलताएं कौन-कौन सी रही हैं इन 4.5 सालों में? देखिए, सबसे बड़ी विफलता जहाँ तक उत्तराखंड को लेकर हम बात करें, वो बेरोजगारी की रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और आज उत्तराखंड अ, देश के उन टॉप 5 स्टेट्स में आता है जहाँ उत्तराखंड की तो बेरोजगारी की दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। दूसरा, यहाँ पर जो एक संगठित तरीके से उत्तराखंड को लूटने का प्रयास हुआ है, चाहे वो भूमि बेचने की बात है, माइनिंग की बात है और तमाम तरह के जो ठेके हैं उनमें भ्रष्टाचार के किस्से सुनने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरा, महंगाई, क्योंकि ये हर व्यक्ति को प्रभावित करती है और इससे न सिर्फ गरीब व्यक्ति प्रभावित हुए हैं बल्कि मध्यम और उच्च मध्यम जो वर्ग है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आम लोगों का जीना मुश्किल हुआ है और बड़े बड़े जो धनासेठ हैं उनकी जेब भरने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही, इससे आम आदमी के उपयोग में आने वाली दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने की हैं, चाहे इवन वस्त्र और जो महिलाओं के मनियारी का सामान है, इसके ऊपर भी पहली बार टैक्स लगाया। इस भारतीय जनता पार्टी ने तो लेबर के ऊपर भी जो है वो जीएसटी लगाया है। तो पहली बार ऐसा हुआ। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक शासन किया, आज दिन तक कपड़ा, चीनी, धूप, मनियारी का सामान, इनको जो था वो टैक्स के दायरे से बाहर रखा, टैक्स फ्री आइटम्स थे, लेकिन इन्होंने उसको टैक्स के दायरे में ला दिया। आज 28% की ऊंची दरों पे जो है वो जीएसटी लगाया गया है। आज जो एलपीजी गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर लोगों को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल जितना बढ़ाया था उससे बहुत नामात्र कम किया, वो भी जब झटका उपचुनावों में लगा और साथ लगते पहाड़ी प्रदेश में तो 4 उपचुनाव हुए, इसमें 1 लोकसभा था, 3 विधानसभा था और चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद और उस प्रदेश से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो चारों सीटें कांग्रेस की झोली में गई, क्योंकि लोग इनसे दुखी हैं, लोग इनसे निराश हैं। जो वायदे इन्होंने चुनावों में किए थे, एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया हो। यही उत्तराखंड की पवित्र भूमि है जहाँ के युवाओं को ठगने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कहा था कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी हम बर्बाद नहीं होने देंगे, लेकिन आज तो ना तो उस जवानी को बचाने के लिए कुछ हुआ, आज इतना बड़े स्केल पे पलायन हुआ है। और दूसरा, पानी तो जहाँ नए कोई ऐसा डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम या सिंचाई की ऐसी कोई व्यवस्था इन 7 सालों के दिल्ली 7.5 सालों के शासन में जो भारत सरकार की है और हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में भी पिछले 5 सालों में कोई ऐसा परिवर्तनकारी कदम जो है उस सरकार ने नहीं उठाया। आम जनमानस भी आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। एक तरफ वो छद्म राष्ट्रवाद है जिसके नाम से भारतीय जनता पार्टी लोगों की सहानुभूति बटोर कर लोगों का जन समर्थन हासिल करती है, लेकिन बदले में जो है कुछ नहीं करती है। इसी भाजपा सरकार के मुखिया जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो है हमारे भारतवर्ष की काफ़ी ज़मीन जो है वो आज चीन जो है उसमें कब्जा किए हुए है। लेकिन ये सरकार जो है पूरी तरह से एक मजबूर दिखती है, कोई कदम ये ना तो डिप्लोमेटिक तरीके से को उठा पाई और ना जो है किसी तरह के अन्य कोई कार्रवाई कर पाई है। लेकिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी, वो जो देशभक्ति से ओतप्रोत थी, उन्होंने ना सिर्फ जो है ये बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाने में सहायता की, बल्कि सिक्किम को भारतवर्ष में मिलाया, वो भी बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम था। और अपनी जान जो है बलिदान कर दी, अपनी जान जो है न्यौछावर कर दी अपने देश के लिए, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया, बेशक अपनी जान जो है उन्होंने गंवा दी। तो ऐसी महान हस्ती को हम इस रैली के माध्यम से भी याद करेंगे और जो युवा पीढ़ी है उसको भी इतिहास के इन पन्नों से वाकिफ कराएंगे कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके
तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे इंदिरा जी हैं, राजीव जी हैं, सरदार बेअंत सिंह जी हैं, जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध जो है इस कदर लड़ाई लड़ी है कि अपने प्राणों का बलिदान दे दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए। और दूसरी तरफ वो छद्म राष्ट्रवाद है जो राष्ट्रवाद के नाम से लोगों की भावनाओं का शोषण करके वोट तो लेता है, लेकिन बदले में राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कोई कदम जो है वो ऐसा नहीं उठा पाया जिसको हम उनकी उपलब्धि बता सकें। उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन किया गया था। कई सारी एजेंसीज के कई सारे लोगों के मना करने के बावजूद कुंभ उत्तराखंड में हुआ और उसके बाद हमें कुंभ में एक टेस्टिंग घोटाला देखने को मिला। कुंभ टेस्टिंग घोटाला शायद उत्तराखंड के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना महामारी में तो इतनी मिसमैनेजमेंट हुई, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात है, चाहे उत्तराखंड की बात है, चाहे देश के अन्य प्रदेशों की बात है। प्रथम चरण में तो हालांकि उससे पहले भी देश के दुनिया में अन्य देश जो हैं वो इसका मुकाबला कर रहे थे। उनके जो वहाँ पे उदाहरण हमारे सामने थे, उनकी किस तरह से वो कदम इस महामारी से लड़ने के लिए कर रहे थे। लेकिन उसमें भी नमस्ते ट्रंप और उसमें अन्य तमाम जो है वो भारत सरकार जो है वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों में जो है व्यस्त रही। लेकिन जब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अचानक जो है लॉकडाउन लगाया गया। अचानक जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉकडाउन अगर थोड़ा तैयारी के साथ लगाते, लोगों को भी तैयारी करने का अवसर देते और सरकार भी तैयारी करती है, तो शायद इतनी परेशानी और इतनी जानें जो है वो नहीं जाती जितना कि नुकसान हुआ। लेकिन हैरानी इस बात की है कि दूसरी वेव तक सरकार को 1 साल से ज़्यादा समय मिला, लेकिन कोई तैयारी धरातल पर नहीं थी। लोगों को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, और यहाँ तक कि जो हालांकि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होनी थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्टेट में जो थे वो हमारे सरकार और हेल्थ अथॉरिटीज़ थी। कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्लान जो है नहीं था, जिसकी वजह से दूसरी वेव के दौरान बहुत सारे नौजवान जो साथी हैं इस दुनिया को छोड़ के असामयिक मृत्यु का शिकार हुए। और दूसरा जो एक पीएम केयर फंड बनाया गया, उसमें भी बड़े घोटाले जो हैं सुनने को मिलते हैं। जब पीएम रिलीफ फंड था तो पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत थी, और अब लोगों को समझ आया कि उसका उद्देश्य यही था कि उसको आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखा जाए, ताकि उसके बारे में लोगों को ये मालूम ना पड़े कि जो आपने पैसा दिया है उसको खर्चा कहाँ किया। और टेस्टिंग घोटाला तो उसमें निश्चित तौर पे उत्तराखंड की देवभूमि में इस तरह का प्रकरण होना, और वो भी पवित्र हरिद्वार की भूमि पे जहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है इस जगह पे, और कुंभ में जो 12 साल बाद आता है, इस तरह की घटना होना जो है वो बहुत ही निंदनीय है, घटिया है, और इससे निम्न स्तर की कोई और घटना नहीं हो सकती है। तो ये सरकार, इसके पास घोटाले करने का बड़ा अनुभव है, बड़े अनुभवी लोग हैं, ये डराते भी हैं और खाते भी हैं। तो इनसे जो है अब इनका एक जनता की अदालत में ही हम इनको लेके जाएंगे, और जनता निश्चित तौर पे इनको 2022 के चुनाव में दंड देगी। एक बार फिर से देश पर ओमिक्रॉन नामक एक कोविड के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इस बार कोविड के लिए तैयार है? अभी भी वैसे मुझे लगता है कि क्योंकि जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनके पास काफ़ी अनुभव आया है, और WHO भी समय समय पर इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे शेयर कर रही है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इंडिया में भी 2 केस तो अभी तक हो चुके हैं। हालांकि अभी तक तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं उन्हीं तक सीमित है, लेकिन इसमें जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि समय रहते जो है आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि जो फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान लोगों की जान माल की हानि हुई उस तरह का नुकसान ना हो सके। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो अगले जो 100 दिन होंगे पहले सरकार के, उसमें आप किन चीजों पे, किन बातों पर या किन मुद्दों पर फोकस करना चाहेंगे? हमारी सरकार, हमें विश्वास है कि उत्तराखंड में बनेगी, और सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, हम इसको बंद कमरे में इसका फैसला ना लें, इसकी बजाय लोगों से एक बड़ा वाइड कंसल्टेशन का कार्यक्रम
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर रखा है। और इसमें हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, उनकी तरफ से भी यही कोशिश थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी टीम जाके जो है वहाँ मिल सके, उनसे उनके विचार जान सके, वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे यूनियंस हैं, चाहे एसोसिएशन हैं, फेडरेशन हैं, उनसे हम उनकी प्रायोरिटीज़ के बारे में, उनकी क्या डिमांड्स हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। उसके लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस जो है वो अभी जारी है। और हमें निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हमारी प्राथमिकता जो है वो युवाओं के डेवलपमेंट के लिए होगी, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के ऊपर जो है वो फोकस्ड होगी। महिलाओं के साथ जो किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, हम उसको जो है त्वरित न्याय दे सकें अगर कहीं पे किसी तरह की ऐसा न्याय उनके साथ होता है। और जहाँ शहरों का विकास भी हमारी प्राथमिकता होगी, वहीं पे हमारी कोशिश होगी कि शहरों को हम एक ग्रोथ इंजन के तौर पे जो है हम डेवलप कर पाएँ, ताकि आसपास के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी स्थानीय स्तर पे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। और बहुत अच्छा हमारा प्रयास होगा ताकि हम जो ये पलायन लगातार पहाड़ों से हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा सकें, क्योंकि पलायन तभी हो रहा है जब लोगों के पास रोजगार की कमी है। अगर हम जो सुविधाएं शहरों में मिल रही हैं उस तरह की सुविधाएं अगर हम गांव में प्रदान करने में सफल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ये पलायन रोकने में हम सफल होंगे। आज जो कोरोना जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुई है। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो युवा साथी हैं, जो वर्किंग लोग थे, उनके पास अलग अलग तरह का अनुभव है जो विभिन्न संगठनों, विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में थे, यहाँ तक कि देश के बाहर भी, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी या आईटी सेक्टर में, अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे थे। अब काफ़ी लोग जो हैं वो वापस घर आए हैं, उनके पास अनुभव है, स्किल है, लेकिन उनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। अपने अपने स्तर पे लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जिस तरह से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन वो उठाने में जो है वो विफल रही है। हमारी कोशिश होगी कि हम जो ऐसे ट्रेंड और स्किल्ड लोग हैं, हम जो है उनसे मिलकर, उनकी बात जानकर कि किस तरह की हेल्प उनको सरकार से चाहिए, और वही हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक माध्यम बन सकते हैं। तो ये भी हमारी कोशिश होगी। बाकी समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास होगा। और उत्तराखंड तो यहाँ देवभूमि है, हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं हम उनकी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा विस्तृत योजना बनाएंगे। हमारा ये वीर भूमि है, सैनिक बहुल क्षेत्र है, हमारे जो शहीद यहाँ होते हैं उनके लिए एक बड़ा, समझता हूँ कि उनके परिवारों को की सहायता के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने के लिए हम जो है प्रस्तावना अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उसमें प्रस्तावित करेंगे। और निश्चित तौर पे जो जनता भारतीय जनता पार्टी से निराश हुई है, उसकी निराशा को दूर करने के लिए हम महंगाई कम करने के लिए कदम उठाएंगे, बेरोजगारी कम करने के लिए कदम उठाएंगे, और एक ट्रांसपेरेंट जो है वो प्रशासन देने में, और जो संवेदनशील हो, उत्तरदायी हो और लोगों को न्याय देने में सक्षम हो, ऐसा प्रशासन देने के लिए जो है हमारी सरकार कटिबद्ध होगी और निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश धर्माणी जी। अगर आप भी देवभूमि की ऐसी ही बातें सुनना चाहते हैं तो उत्तराखंड यूथ कांग्रेस को फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए और देखते रहिए देवभूमि की बात मेरे यानी नेहा चौहान के साथ। धन्यवाद।